है, इसलिए आपको आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ। आगे मैं बिल्कुल भी विषयांतर बातें नहीं, अंग्रेज़ों ये परतंत्र भारत की दशा का उस समय का वर्णन है। तो जो ब्रिटिशर्स की जो यातनाएं थी, जो करप्शन था, जो शोषण नीति थी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। उनकी वो सब पूरे ऑल ओवर इंडिया वो सब चल रहा था। पर एक छोटा सा गांव, एक गोरखपुर, उन दिनों जब आप मैडम लोगों ने साइकिल की बात की, उस समय साइकिली जहाज की यात्रा हुआ करती थी और दूर दूर बहुत ही पिछड़ा हुआ वो प्रदेश, पूर्वांचल गांव, जहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं, सब कुछ नहीं, वहां की औरतें जो पर्दे में रहती थी, अगर उन्होंने देश के लिए गा के कुछ जज्बा जगाया है तो वो आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात की है। मैडम अभी है नहीं वहाँ पे, उन्होंने आह्वान शब्द का इस्तेमाल किया। ये आह्वान था और हम लोगों को इस पे, महिलाओं के यहाँ ज़्यादा बैठी हैं, ये इस विषय को समझ सकेंगी। आपके क्षेत्र में इतनी पर्दगी हो, उसके बाद भी आप अपनी पीड़ा, अपने देश के लिए अगर आप सुरीला आंदोलन कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। तो होता क्या था कि उन लोगों ने सुराजी टोली बनाई। मेरा विषय है परतंत्र भारत का सुरीला आंदोलन, सुराजी गीत। सुराजी का मतलब ही लोग नहीं समझते, स्वराज्य से रिलेटेड। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मुझे स्वराज्य चाहिए, मैं इसे लेकर रहूंगा। पर उन्होंने जिस बिल्डिंग में बैठ के कहा होगा, वो बातें उस निरक्षर औरतों तक कैसे पहुंचाई गई। लोगों ने गीत लिखे, वहां तक, गांवों तक पहुंचाए, तब ये बात हुई कि नहीं, गाया कैसे जाए। उन्होंने उन गीतों को, वही जो क्षेत्रीय भाषा की विधाएं थी, यानी झूमर, नटका, मटकोड़, शादी विवाह के गाने, उन्हीं पर गाया और खूब गाया। पूरी सुराजी टोली बनाई, मशाल लेके निकलती थी, पर्दे में, घूंघट में रहती थी, बहुत सारा। ये मेरी अपनी बातें नहीं है, वहाँ के क्षेत्रीय जो बिरहा गायक हैं उन लोगों से, पुराने लोगों से बैठ के मैंने ये कहानी इकट्ठा की और उन लोगों से पता चला कि इतना बड़ा काम हुआ है, ये ऐतिहासिक काम। और जो अभी बस अवसरों पे थोड़ा गाया जाता है सुराजी गीत, मैं अभी आपको गा के बताती हूँ कि उनमें कितनी बाबत है, कितना दम है, उनको जगाने के लिए, उनको सामने समाज के लाने के लिए, कि उनकी कितनी अहमियत है आज के मौजूदगी में। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे इस शोध से संबंधित, वो है कि ये इस समय गांधी युग है, गांधी जी की 150 वर्षीय ये जयंती मनाई जा रही है। मेरा जो विषय है वो 1920 से शुरू होता है, यानी गांधी जी का आगमन यहाँ पे हुआ और उन्होंने रचनात्मक आंदोलन शुरू किया कि नहीं, हम लोग खून खराबा नहीं करेंगे, चरखा काटेंगे, स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे, इस तरीके का आंदोलन जो शुरू किया। तो उससे और जनता जागरूक हो गई। तो वो आज के उसमें बहुत अहमियत है कि गांधी जी ने कितना बड़ा काम उन दिनों किया। मैंने जो पठन पाठन किया उसमें एक बहुत ही रुचिकर बात मुझे पढ़ने में आई कि वेश्याएं जो उस समय हुआ करती थी, उनको गांधी जी ने कैसे जगाया सुराजी गीतों को गाने के लिए, कि आप जहां भी कार्यक्रम करिए वहां एक सुराजी गीत गाइए, तब आगे कुछ बढ़े। ये मुझे ऐसे प्रसंग मिले, और हुस्नाबाई और कौन कौन किन लोगों ने ऐसा गीतों को बनाया, खुद लिखा, वो लिखा भी करती थी, सोचिए कितनी। तो ऐसे भी गीत मुझे देखने को मिले। मैं उन गीतकारों को, उन सुराजी टोली को मैं जो वंदनीय हैं उनको प्रणाम करते हुए 2 गीत आपको सुनाती हूँ। गीत क्या है? एक ठो लइका होते गोदिया में खेलौती ननदी। ननद से कहती है भाभी कि मेरे गोद में एक बच्चा होता है, बच्चा नहीं बेटा, गोदिया में खेलौती ननदी, पाली पोस के सयान करती और पढ़ौती लिखौती। मैं गा के बताती हूँ। और उसका उद्देश्य क्या है कि बेटा भी पैदा करूँ और जिसको भारत माता के बलिवेदी पे चढ़ा दूँ। ये कौन सी महिला कह सकती है? आज हम लोग अपने को टटोल लें और सोच लें, क्या मेरे अंदर ये भावना हो सकती है? इसलिए इन सुराजी गीतों की
की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं 2 लाइन बोलती हूँ। एक ठो लइका होते गोदिया में खेलौती ना नदी, एक ठो लइका होते गोदिया में खेलौती ना नदी, खेलौती ना नदी हो खेलौती ना नदी। एक ठो लइका होते, एक ठो लइका होते गोदिया में खेलौती ना नदी। अरे पाल पोसी के सयान करती, स्कूली में पढ़वती। स्कूल में पढ़ाना उन दिनों गांव की एक महिला को पाल पोस के सयान करती, स्कूली में पढ़वती। ओ पाल पोस के सयान करती, स्कूली में पढ़वती। भारत माता के बेदी पे चढ़ौती ना नदी, भारत माता के बेदी पे चढ़ौती ना नदी। एक ठो लइका होते गोदिया में खेलौती ना नदी। धन्यवाद। ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, कम से कम 80-90 रचनाएं, जिनको पढ़ के आप द्रवित हो सकते हैं, ये मेरा दावा है। और मैंने जो परंपरा और शाश्वत मूल्यों की अभी मैडम ने और डॉक्टर मुकेश जी ने बात की कि ये जागृत मूल्य हैं, उन्होंने शाश्वत अभी बात की मुकेश जी ने की, जो जागृत मूल्य होते हैं और कुछ सोए हुए मूल्य, ये जागृत मूल्य हैं, जिन विषयों पे मैंने शोध किया, जिनको मैं समाज के समक्ष लाई और इनको और भी परिवर्तन करके इनमें कुछ नया चाहती हूँ कि कुछ समाज में ये बातें आगे आए। सबके लिए ये बहुमूल्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट में इनकी संस्कृति को बताऊंगी क्योंकि 5 मिनट का समय है, और कुछ वीडियोस लाई थी जिनके द्वारा मैं बता सकती कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस 5 मिनट से ऊपर के हैं, तो मैं अगर परमिशन होगी तो उसे दिखा दूंगी। फिर उस कर्मा डांस का आज क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, जब वो स्टेज पे आ रहा है गांव से निकल करके, और आज इस जाति की मेन समस्या क्या है जिसके कारण ये इससे कट ऑफ होते जा रहे हैं। सबसे पहले है धागर जाति या कोड़ने वाला। जब मजदूरी करते हैं तो धान रोपने के लिए कोड़ा जाता है मिट्टी को, तो जब वो ऐसे कामों को, चूंकि वो वहां से पलायन करके आए थे झारखंड से, तो वहां पे उनको छोटे स्तर का काम जमींदारों के यहाँ मिलता था, जिसके कारण उनको ये धांगर शब्द मिला था। इसके अलावा इनको देश के कई जगहों पे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ढंका, कुड़ुक, नेक्स्ट करते जाइएगा प्लीज, पहाड़ी आदमी, काड़ू, कोल, किसान, कोड़ा, नागपुरिया, गांगपुरिया, बेरगा, मोदी तथा डींगर। ये इनकी जगह के हिसाब से इनको नाम दिया गया। इनका जो मेन ओरिजिन है वो झारखंड से ये मानते हैं अपना ओरिजिन। चूंकि मैं इनका जब इंटरव्यू लेने गई थी तो उससे मुझे पता चला, उन लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने बताया। और छोटा नागपुर के पहाड़ में रहते हैं। इसके अलावा ये पूर्णिया, शाहजार, भागलपुर, कटिहार, उत्तर प्रदेश के मिर्जा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी पहुंच मॉरिशस तक भी है, जहाँ पे भी ये जाति पाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनकी मेन भाषा जो है वो कुड़ुक है। अब यहाँ पे मैं बदलाव की जो बात करूँ या इनके प्रॉब्लम्स की बात करूँ, यहाँ से मैं हर चीज पे प्रॉब्लम्स की साथ साथ डिफेंड करते चली जाऊंगी। कुड़ुक भाषा इनकी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी अपनी सोसाइटी इस भाषा को नहीं बोल रही है, और इसकी पढ़ाई इस समय झारखंड विश्वविद्यालय में वहाँ चल रही है, लेकिन इनकी अपनी भाषा इनके बच्चे नहीं बोल रहे हैं, जिसके कारण ये भाषा विलुप्ति की कगार पे जा रहा है। इनके प्रतीक हैं और इनके गोत्र हैं। चूंकि ये समाज भी पितृ प्रधान है, और पितृ प्रधान होने के कारण उन्हीं के अपने पितृ को ये गोत्र मानते हैं। जैसे कि सभ्य समाज में गोत्र 7 ऋषियों के आधार पे चलता है। काश्यप, कौंडिल्य, गौतम आप लोग जानते होंगे। इनका जो गोत्र है वो वन्य जीवों से, और वन्य जो आप कह लीजिए पेड़ पौधे, मछली, शेर, जो भी वन में रहने वाले चीजें हैं या वहाँ के पौधे हैं, उनके आधार पे इनके गोत्र निर्धारित होते हैं। वो क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि इनका मानना है
मेरा ओरिजिन वहां से नहीं है, मैं पेड़ से नहीं जन्मा हूं, लेकिन कभी न कभी मेरे पुरखों की रक्षा इन प्राकृतिक आपदाओं में इन चीजों ने की थी। अगर मेरे पुरखों की रक्षा किसी ने बाघ ने की थी तो मेरे गोत्र बाघ हो गया और मैं उस सिंबल को लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से इनके गोत्र निर्धारित होते हैं और उसके आधार पर इनके टोटम या प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनकी ये कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? गोदना, जो कि आप सभी जानते होंगे आदिवासी प्रथा में गोदना का बहुत बड़ा रोल है। ये मैं इनको पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, आप रीड कर लीजिएगा। गोदना होती है, अगर ये लकड़ा हम लोग अगर जनरल भाषा में समझेंगे तो लकड़ी को समझेंगे, लेकिन इनके बाघ को लकड़ा कहते हैं। मिंज का मतलब होता है मछली। तो यहाँ की जो औरतें होती थी वो अपने शरीर पे उस गोदना को, उसके प्रतीक चिन्ह को गुदाती थी, जिसके कारण वो सोसाइटी में कहीं भी अगर अगरिया के बगल में या बेगा के बगल में, ये भी ट्राइब्स हैं, इनके बगल में खड़े होते थे तो ये पहचान लिए जाते थे कि ये इस ट्राइब कम्युनिटी के हैं और इस गोत्र से। नेक्स्ट होता है, फिर मैं सीधे कर्मा डांस पे आ जाती हूँ। कर्मा क्या है? ये एक गोदना का मैंने लिया था, आप अगर उसको दिखलाना चाहें तो प्लीज दिखला दें। इसमें आप देख रहे होंगे फूल बने हुए हैं, लेकिन अब इस तरह की गोदना वहां मुझे मुश्किल से, जो बहुत बुजुर्ग महिलाएं थी वो 4-5 ही गोदाई हुई थी और बाकी जो यंगस्टर्स थे वो तो कहीं से नहीं है। भले ही आज टैटू के फैशन के रूप में हम लोग गुदवा ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, ये भी उनकी एक दुविधा थी कि आज कोई भी इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, भले ही हम कर रहे हैं आगे की सोसाइटी में जाके। इनका मेन पर्व है खद्दी और खद्दी जो है चैत मास के बाद होता है, जब नई फसल निकलती है उस समय इन लोग क्या करते हैं, इस त्योहार के पहले जो नए वेजिटेबल्स होते हैं उनको खाने से अवॉइड करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति या उनके समुदाय का कोई व्यक्ति उस नया जैसे परवल उगा, अगर वो परवल खा लेते हैं खद्दी के पहले तो उनको समाज से निष्कासित कर देते हैं। ये इनका कहना है कि ये हमारे समाज का नहीं है, क्योंकि हम उसकी पहले पूजा करेंगे और उसके बाद ही उसको खाएंगे। तो ऐसा मान करके ये खद्दी पर्व होता है जिसमें कि ये नए उगने वाले अपने सब्जियों को या जो भी फल फ्रूट्स होते हैं उनको वो इसमें चढ़ाते हैं और उसके बाद ही इसका सेवन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संस्कृति इनकी। तो संस्कृति को हम बहुत छोटे में इस तरह समझ लेते हैं। इनका एक अखरा होता है, अखरा मीन्स गांव का एक मैदान, जो सामूहिक मैदान होता है, वो उसमें हर पर्व तीज त्योहार को मनाया जाता है। सॉरी मैम, मैं 5 मिनट से हो सकता है ज्यादा ही बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, 5 मिनट कंप्लीट हो गए। आपकी परमिशन है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। ओके, संगीत ठीक। संगीत पे जब मैं आती हूँ तो कर्मा की जो विधि है इसमें इनकी स्टोरी है। इसके पीछे मैं स्टोरी नहीं बता रही हूँ। ये बताते हैं कि कर्मा पर्व बहन और भाई से रिलेटेड है, लेकिन जो इनकी स्टोरी इसके बिहाइंड में है उसमें मुझे कहीं भी बहन भाई से रिलेटेड स्टोरी नहीं समझ में आई। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कि इनका ओरिजिन है कहाँ से ये कर्मा का। कर्मा जो है वो कर्म से रिलेटेड है, चूंकि आदिवासी समाज कर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन इनको ये सिंबल्स एक पेड़ को मानते हैं, कर्म का वृक्ष, जिसको ये अगर सभ्य भाषा में बोला जाए तो कदम का वृक्ष बोलते हैं। तो इसकी ये सबसे पहले कुंवारी लड़कियां कुंवारे कदम के वृक्ष को काट करके बेंगा जाति, ये अपनी जाति से पूजा नहीं करवाते, बेंगा जाति से ये पूजा करवाते हैं। बैगा जो है वो पूजा करता है इसकी पूरी, उनको ले जाता है मांडल के साथ। 5-7 ऑड नंबर्स की कुंवारी लड़कियां जाती हैं, करम के वृक्ष को काट के लाती हैं, उसको अखरा में स्थापित किया जाता है। उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ के जेंट्स और लेडीज महुआ का पान किए होते हैं, जिसके कारण जब ये डांस करते हैं तो इनके पैर लड़खड़ाते हैं। मैं क्या दिखला सकती हूँ प्लीज? हाँ, दिखाइए। मैं नीचे दिखाऊं? ओके। जब इनके पैर चलते हैं तो वो चलते हैं 1 2 3 4, ये 4 पे उठा लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, और इस तरह करते हुए इनके लोग जुड़ते जाते हैं। आगे की जितने भी गैदरिंग होती है वो जुड़ते चली जाती है, लेकिन
ये प्रक्रिया पूरी रात भर चलती है। अगर पूरा डांस चलता रहता है, म्यूजिक चेंज होते रहती है, मतलब म्यूजिक इन द सेंस उसके जो शब्द हैं वो चेंज होते रहते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मांदल का प्रयोग होता है जो चलता जाता है। लेकिन जब मैं मॉर्निंग में, चूंकि ये पूरे रात का प्रोसीजर होता है, शाम से शुरू होता है और दूसरे दिन 12 बजे खत्म होता है, तो जब सुबह के समय ये स्त्रियां डांस कर रही होती हैं तो उनका मूवमेंट चेंज हो जाता है, 1 2 3, देन 1 2 3। क्यों? क्योंकि उस समय वो किसी भी तरह का मदिरा नहीं पी होती। जब हम नॉर्मल किसी भी, आप देखेंगे बहुत ज्यादा पी हुआ कोई व्यक्ति होता है तो वो हमेशा इस तरह से चलता है, 1 2 3, देन 1 2 3, पॉज 1। तो उनके इस मूवमेंट और उस मूवमेंट में ये अंतर होता है, क्योंकि उस समय वो मदिरा का पान पिए रहते हैं और इस समय वो नहीं पिए रहते हैं। लेकिन रात के समय जब इनके बच्चे डांस कर रहे होते थे तो वो मदिरा नहीं पिए रहे, तो वो पूरा 1 2, देन 1 2, या 1 2 1 2 1 2 1 2। तो मेरा ये कहना है, बीइंग अ डांस स्टूडेंट, बीइंग अ डांस रिसर्च स्कॉलर, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम लोग कोरियोग्राफ करते हैं मंच के लिए, तो मंच से बदलाव शुरू होता है लोक नृत्य का, क्योंकि हम ऑडियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डाल देते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, हमें कब उस चीज़ को, अगर हम डांस कोरियोग्राफ कर रहे हैं तो हमने कर्मा डांस को स्टार्ट किया, जहाँ उसकी बिगिनिंग हो रही है वहाँ पूजा को भी दिखलाएं, जहाँ वो मदिरा का पान किया उस समय क्या पैर का मूवमेंट चल रहा है उसको पहले डालें, ना कि हम पहले ये डाल देते हैं जबकि उस समय तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी नशे में व्यक्ति ऐसे झूम ही नहीं सकता है। तो इसके कारण ये बदलाव आते हैं। दूसरा बदलाव है इनके कॉस्ट्यूम्स में, इनके ज्वेलरीज में, जो आज इनकी कम्युनिटी नहीं पहन रही है। रेड पाड़ की साड़ी होती है, रेड बॉर्डर में वाइट साड़ी होती है, जिसको कि केवल ये पहन लिया जाता है। 5 लड़कियां मुझे पहने हुए दिखी और कोई भी नहीं पहना, जबकि पहले ये होता था कि जब कर्मा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता था तो सारी की सारी महिलाएं पूरे अपने ऑर्नामेंट्स और उसके साथ वहां पे आती थी। देन मांदल का प्रयोग होता है। आज इनके बच्चे मांदल नहीं सीख रहे हैं, ये भी उनकी बहुत बड़ी दुविधा है। वो रो रहे थे कि मैं किसको सिखाऊं, क्योंकि वो बहुत लय में नहीं बजा रहे थे। तो मैं किसको सिखाऊं, क्योंकि ये आधुनिकता के पीछे भाग रहे हैं। डीजे लगा हुआ था, मेरे कहने पे, चूंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई थी, मेरे रिक्वेस्ट पे डीजे रुका और फिर तब बुजुर्ग लोग वहाँ पे गाना शुरू किए और करना शुरू किए। तो ये बदलाव के फ्रेज इसलिए हो रहे हैं, उनको आधुनिकता की प्रॉब्लम है। अगर वो मांदल सीखेंगे तो कहाँ बजाएंगे, क्योंकि पहले जमींदार अपने यहाँ, जो गांव के जमींदार होते थे, वो शादी में इनको बुलाते थे, इनकी चीज़ों को देखते थे, इनको पैसे मिलते थे या धान मिलता था, कुछ भी आज नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों सीखेंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे है। फिर इसको आगे बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये बताया, यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वाचन के लिए मैं डॉक्टर महेंद्र कौर। तेज पे डूबी पड़ी बैठ। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र कौर है और मैं आर्या पीजी कॉलेज पानीपत में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर कार्यरत हूँ। और जो मेरे पेपर का टॉपिक है वो है पंजाब का लोक संगीत वर्तमान समय के संदर्भ में। मैं थोड़ा सी बात करूँगी सर, जो वर्तमान में है वही पूरा बताऊँगी। लोक संगीत से सभी परिचित हैं, जिस भी स्टेट का लोक संगीत है, और पंजाब के लोक संगीत से तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सभी परिचित हैं। लेकिन आज का जो समय है उसमें लोक संगीत में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। जैसे लोक संगीत का कहें तो लोक संगीत का प्रयोग ही नाम मात्र के लिए, लोकगीतों का प्रयोग नाम मात्र के लिए किया जा रहा है। लोकगीतों की जगह पॉप गायकी ने ले ली है। तो पॉप गीत कहूँगी मैं कि पॉप गीतों का बढ़ावा ज़्यादा हो चुका है। जैसे हमारे पुराने गीत हैं, मतलब सुहाग, घोड़ियाँ, ये सब जो उस समय में प्रचलित थे, जैसे ढोलक के साथ गाए जाते थे, तो वो आजकल जो है वो ट्रेंड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो उनसे परिचित ही नहीं है। अगर कुछ लोग परिचित भी हैं तो वो बहुत कम डीजे पर ही उनको चला के उस संगीत को वो एंजॉय करते हैं। लेकिन गाने के लिए, ढोलक के साथ गाने के लिए हमारे पास कहीं भी आजकल बुजुर्ग
वुमेन्स नहीं मिलती जो उसको गाएंगी और बच्चों को ये आप लोग सुनाएंगी। बात ना करें प्लीज नीचे ऑडियंस में। तो जाहिर सी बात है, हम नानी दादी से ही सीखते हैं जो लोकगीत होते हैं, लेकिन नानी दादियाँ भी बहुत कम सुनाती हैं आजकल, वो भी बोलते हैं कि हम भूल गए। हाँ जी, ऐसे ही लोक गाथाओं की बात करें तो लोक गाथा भी एक बहुत प्रचलित जो गीत मैं कहूँगी वनगी है, वहाँ की विधा है। तो लोक गाथाएं भी धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, उनका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोक गाथा को जो खासकर गवैये गाते थे, जो पुराने जैसे ढट मिरासी लोग होते थे, लेकिन आजकल उनकी जनरेशन आगे उसको नहीं अपना रही है। उनका कहना है कि हमारे लिए इसमें आजीविका नहीं है। सबसे पहला जो रीज़न आता है किसी भी चीज़ को छोड़ने का या अपनाने का, वो आजीविका ही है कि हमें किससे आजीविका प्राप्त हो रही है। जाहिर सी बात है, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए और सब उसी के लिए काम करते हैं। तो वो लोग लोक गाथाओं को छोड़कर कहीं ना कहीं पॉप संगीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये बात उनकी कर रही हूँ, जैसे लालचंद यमला जट जी और उनके पोते हैं ग्रैंडसन उनके, तो विजय यमला जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने बोला कि आप लोग गाथाएं नहीं गाते हो। कहते कोई सुनता नहीं है और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लॉन्ग स्टोरी को बैठ के सुनेगा और उसको पूरा अमल करेगा। और कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बैठ के उस कथा को याद करें और फिर किसी को सुनाएं। एक बार कोशिश की थी लेकिन देखा कि मतलब इंटरेस्ट नहीं है, युवा पीढ़ी का ही इंटरेस्ट नहीं है, तो हम किस तरह से गाएंगे। तो लोक गाथाओं का भी धीरे धीरे प्रचलन खत्म होता जा रहा है। लोक गायक भी खत्म होते जा रहे हैं। ज्यादातर कहें तो पॉप का ही चलन है, और पॉप जो है मैं कहूंगी कि हमारी पंजाबी सभ्यता को खराब कर रहा है। ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, रिमिक्स चल रहा है, उसमें कहीं सॉन्ग्स का मतलब नहीं है जो सॉन्ग्स आई मीन सुनाए जा रहे हैं। एक पंजाबी सिंगर हनी सिंह की मैं बात करूंगी, 4 बोतल वोडका काम तेरा रोज का, तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को कहाँ दर्शाते हैं। और ज्यादातर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आजकल लोक संगीत पॉप संगीत को ही कहूंगी फॉलो करती है। जो मीडिया दिखाता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, और सबसे ज्यादा जो मैं कहूंगी इसमें मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए। मीडिया के जरिए ही हम ये चीजें सीखते हैं। तो मीडिया ही अगर मीडिया कहे, मीडिया लोक संगीत को पॉपुलर करे, लोकगीतों को पॉपुलर करे, तो जाहिर सी बात है कि लोकगीत सब जगह सुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मीडिया क्या दिखा रहा है, पॉप दिखा रहा है। और उनके लिए आज के गायकों के लिए भी पॉप गाना जरूरी हो गया, क्योंकि उनको उससे आजीविका प्राप्त होती है। तो मैंने थोड़ा सा जो सजेशन ऐड किया था मेरे पेपर में, आई डोंट नो सजेशन कहीं पहुंचेगा या नहीं। बाकी मैंने विजय यमला जी से बात तो की थी कि हम इसी तरह आजकल जैसे युवा प्रतिस्पर्धा यूथ फेस्टिवल्स, उनमें ही जो ज्यादातर है गाथाएं सुनी जा रही हैं या लोकगीत सुने जा रहे हैं। वही एक स्थान ऐसा रह गया है जहाँ कहूँ लोक नाच प्रचलित है, भंगड़ा भी वहीं देखने को मिलता है। अदरवाइज आप बहुत सारे वर्जन देखेंगे डीजे पे डांस के जो मोस्टली मैरिज पे किए जाते हैं, लेकिन भंगड़ा या गिद्धा बहुत कम देखने को मिलता है या बोलियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। तो उनसे बात की, कहते नहीं यूथ फेस्टिवल में तो हम सब करते हैं। तो मैंने कहा यूथ फेस्टिवल के जरिए ही आप इसको बढ़ा सकते हो। कहते हैं हाँ जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने यूनिवर्सिटीज में ये सब चलाएं और आगे से आगे बच्चों को प्रेरित करें। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं युवा वर्ग ही इसको आगे बढ़ा सकता है, दोबारा से लोक संगीत लोकगीतों को पॉपुलर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात मीडिया को भी इस पे काम करना चाहिए। थैंक यू। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मनोज प्रसाद जी को। आए हुए अतिथिगण प्लीज को बहुत स्वागत। हो गया स्वागत। मैं नालंदा विश्वविद्यालय के पास एक जिला है नालंदा जिला, मैं वहाँ का निवासी हूँ जो बिहार राज्य में है। वहाँ देवशरण विमेंस इवनिंग कॉलेज में मैं संगीत में HOD हूँ। मेरा सब्जेक्ट है बिहार में पिछड़े समाज में आधुनिक संगीत की परंपरा। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय संगीत में पिछड़े वर्ग के समाज के लिए जबरदस्त बदलाव हुए हैं। पूर्व में पिछड़े समाज में आमतौर से परंपरागत संगीत की व्यवस्था थी। इसका योगदान देवी देवताओं के पूजा पाठ, जन्म उत्सव,
शादी विवाह पर्व उत्सव में गीत सोहर नाट्य के जरिए था। हम लोगों में एक परंपरा है, चूंकि बिहार एक कृषक गांव है, 70% लोग कृषि के काम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो विशेषता हम सभी बिंदुओं पर तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। जन्मोत्सव में तो जन्म होता है, स्वर गाते हैं, गीत गाते हैं। विवाह में मेहंदी के समय हल्दी लगना और खास के बेटी विदाई होती है, ऐसे सांस्कृतिक की वहाँ विधाएं हैं। मनोज भाई, बड़ी मेहरबानी होगी आप सीधे निष्कर्षों पे आ जाए। हाँ, तो कृषक जो हमारे यहाँ होते हैं वो लोग जो है, चूंकि हमारे यहाँ वही एक व्यवस्था है जो उपज होता है, उस संबंध में हमारे यहाँ जो महिलाएं गीत गाती हैं तो वो कुछ गीत ऐसे हैं। एक मुखड़ा मैं कह देना चाहता हूं। उग गए खेतवा में धान हो, नाचे लागल किशनवा, धनवा के बेची बेची झुमका बनेबे। यानी इतनी महिलाएं खुश होती है वहां से कि हमारे यहाँ धान उग गया है और हम इसको काट करके झुमका बनाएंगे, है ना। धनवा के बेची बेची झुमका बनेबे, झुमका से बढ़ जेते शान हो, झूमे लागल किशनवा। हमारे यहाँ महिलाएं ज्यादातर इस चीज को व्यवसाय बनाकर इसको ही अपने खुशी का चीज बनाया है और ऐसे गा करके वो अपने आप को खुश रखते हैं। तो कहने का मतलब पिछड़े वर्ग के पास समय था कि वह कलाओं की दुनिया को समझ सके और अपने जगह तलाश सके। यह सब अनुसूचित समाज के पास नहीं था। उच्च वर्ग के राजा रजवाड़ों, नवाब, जागीरदारों के लिए यह बस मौज मजे के एक साधन थे। एक समय था जबकि कलाओं को, खासकर नृत्य एवं संगीत को कोठों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन बंगाल के कला चेतना संपन्न महापुरुषों ने इसे कोठों से वापस लाकर घर घर की शोभा बना दिया। यहाँ तक कि गायन, वादन, नृत्य, संगीत के अभाव में किसी बालिका को समाज में आदर मिलना संभव नहीं रह गया। समय तेजी से बदला, लोक कलाओं में बहुत बदलाव हुए। पहले नाटकों ने, फिर सिनेमा ने सार्वजनिक मंच प्रदान किया, तब कलाओं ने व्यक्तिगत प्रदर्शन की जगह सामूहिक प्रदर्शन किया, फिर मास इंटरटेनमेंट का रूप धारण कर लिया। समाज एवं सरकार को चाहिए कि संगीत के पिछड़े वर्ग के संगीत कलाओं को बढ़ावा दें एवं अपनी संस्कृति को विकास के लिए अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। नेहा श्रीवास्तव जी। पंजाब के लोक संगीत के बारे में आप सबने सुना है, आप सब उससे परिचित है, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में, जैसे मैम का हुक्म है, आपको पंजाबी लोक गायकी के बदलते आयाम मेरा आज का ये विषय है। और इसमें मैं कुछ चेंजेस जो आई हैं वो बिल्कुल ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा लोक संगीत है वो हमारी पारंपरिक संस्कृति का एक दर्पण है और जो किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होती बल्कि मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, हमारे फोक म्यूज़िक की, पंजाबी लोक संगीत की, यहाँ पे मैं दो टाइप्स की बात कर रही हूँ कि ये दो तरह से पैरेलल चल रहा है। एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है जो किसी खास विशेष उत्सव में, त्यौहार में या किसी विशेष समय पे जो किसी खास मकसद को लेके गीत लिखे जाते हैं तो उनको हम व्यक्तिगत या अवसर विशिष्ट एक ऐसी श्रेणी में ला सकते हैं। जैसे प्रचलित जो पंजाबी पॉप गायकी है, मैं उसको इसी श्रेणी में रखना चाहती हूँ। नेक्स्ट, अगर हम इसके इतिहास की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो शुरू में जो पंजाबी लोक गायक थे
वो व्यावसायिक उनका ये एक पेशेवर गायक जो थे, जिनमें भट्ट, चारण, डूम और मिरासी आदि जातियां थी जो जन मनोरंजन करते थे। राज दरबारों में वंशावलियां पढ़ते थे, जिन्हें बदले में बहुत से पुरस्कार, स्वरूप, कपड़े, गहने, खाने पीने की वस्तुएं आदि भेंट की जाती थी। और उसके बाद कुछ समय परिवर्तन के चलते चलते बहुत से सामाजिक इश्यूज़ को लेकर हमारे जो साहित्यकार हैं, हमारे जो कवि हैं, जो रचनाकार हैं, उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल और डिवोशनल जो रचनाएं हैं वो लिखनी जब आरंभ की तो उनको गाया जाना भी आरंभ हुआ, जिसमें कि दो तरह की जो गायकी की दो तरह की कैटेगरीज हमारे सामने आने लगी। उसमें से एक थी जो बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज, सोशली रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं। जैसे मैं इसमें एक लोकपक्षी वर्ग की बात कर रही हूँ, जिसमें स्पेशली जो हमारी सोशल इश्यूज होते थे उनको लेके ही गाया जाता था। जो बहुत पीछे हम अगर इतिहास में चले जाएं तो उसमें जो ये नाट करते थे, नकली थे या सांगी थे, ये लोग गांव-गांव में जाकर इस तरह के जो नव चेतना के लिए अलग से प्रसंग बना के छोटे रूप में, जिसको हम आज उसका रूप देते हैं छोटे रूप में नौटंकी, जिसको मुझे मेरे दिमाग से निकल गया नाम। तो इस तरह से वो गाते थे जन चेतना और सोशल इश्यूज को लेकर। और दूसरी तरफ उन गायकों का प्रचलन भी बढ़ा जिन्हें शादी विवाह के अवसर पर बुलाया जाने लगा और जिनके गायकों का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक और सामाजिक गीतों द्वारा लोगों का मनोरंजन करना रहा। नेक्स्ट, द एरा ऑफ सोलो सिंगिंग। ये मैं बात कर रही हूँ आपके साथ 1942 के आसपास की, जब साथ में हमारे संचार माध्यम भी जुड़ चुके थे और ग्रामोफोन, आकाशवाणी जैसे संचार माध्यमों के आने से गायकी का क्षेत्र बड़ा होने लगा, जो खुले अखाड़ों से होता हुआ एक पढ़ी लिखी जमात द्वारा बदलाव के साथ प्रचलित हो गया। और उसके बाद जब 1967 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हम पंजाब में करते हैं तो उसका बहुत बड़ा असर जो है हमारी पंजाबी लोक गायकी के ऊपर भी पड़ा, जिसमें जहाँ सोलो गायकी तो पहले से प्रचार में थी, लेकिन उसके साथ एक 2 गाना गायकी अखाड़े के रूप में हमारे सामने आती है, जिसमें महिला गायिका भी मंच पर गाने लगी। और पारिवारिक गायकी द्वारा 2 गाना गायकों ने लोगों का मनोरंजन खुले अखाड़ों से करना आरंभ किया। पंजाब के युवा वर्ग पर इस गायकी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। नेक्स्ट, इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि रोल ऑफ मीडिया क्या रहा। कमर्शियल गायकी के विकास को मीडिया ने ही संभव किया है। आज ग्रामोफोन से होती हुई गायकी आज नेट के माध्यम से लाइव कॉन्सर्ट्स में बदल चुकी है। गायकी के हर पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूज़ ने इसको एक नए रूप में श्रोता के सामने रखा है। कुछ जो मैंने रीड किए हैं या वॉच किए हैं पंजाबी लोक गायकी के बदलाव के कुछ अहम पक्ष जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मंच प्रदर्शन। जिसे आप सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में मंच प्रदर्शन कैसे था। तूंबा और अलगोजा गायक प्रचार में थे जो ग्रामीण श्रोता का मनोरंजन करते थे गांव-गांव में जाकर। और ये जो सभा थी ये 2-3 दिन तक चलती थी लगातार, जिसमें ये जो तूंबे अलगोजे वाले अखाड़े वाले गायक कविशर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ढाडी गायक भी थे, जो 3-3 दिन के अखाड़े होते थे और ग्रामीण श्रोता अपनी अपनी पसंद के किस्से, कलियां और गीत सुनते थे, जिसकी अभी एक प्रवक्ता लोक गाथा की बात कर रहे थे। चारों तरफ श्रोता बैठ जाते थे और बीच में गायक अपनी ढड और सरंगी के साथ घूम घूम के सारे श्रोताओं को अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो लेकिन आज जो इस गायकी को आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल चुका है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। सेकंड, आउटफिट्स और कॉस्ट्यूम्स। पहले के पंजाबी गायकों की वेशभूषा आप सब जानते हैं कि उनका एक जो स्टाइल था, स्टेज पे आते ही पता चल जाता था कि ये हमारे सामने एक पंजाब का एक लोक गायक स्टेज पर अपनी कला प्रदर्शन के लिए आए हैं।
उनकी ऑर्नामेंट्स और उनकी जो ड्रेस थी वो पंजाबी कल्चर को प्रमोट करती थी। लेकिन इसे हम ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव कह सकते हैं कि आज के गायक नए नए फैशन ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं। उनके कपड़े, उनके हेयर स्टाइल्स और पूरी बॉडी पर टैटूज इस बात का प्रमाण है कि आज के गायकों ने आपको सिर्फ पंजाबी कल्चर से बांध कर नहीं रखा, बल्कि विदेशी कल्चर का प्रभाव भी उनकी स्टेज परफॉर्मेंस पर पड़ने लगा है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्केस्ट्रा। इससे आप परिचित हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि पहले जो बहुत लिमिटेड हमारे पास पंजाब के लोक वाद्य ही मेन होते थे, लेकिन आज सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें साथ में शामिल हो चुके हैं। जो मेन फोकस मैं करना चाहती हूँ, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स एंड वीडियोस। सबसे महत्वपूर्ण चेंज इस चीज़ में आई है कि पंजाबी लोक गायकी में भाषा और साहित्य के विषय में यही कहूँगी कि जो रिचनेस हमारे पुराने पंजाबी गीतों के अंदर थी वो कहीं हमें आज धूमिल हो गई मिल रही है। व्यावसायिक पक्ष आज गायक पर इतना प्रेशर डाल रहा है कि अपने गीतों को अधिक से अधिक मशहूर करने की होड़ में गायकों ने घटिया और निमन शब्दावली का यूज़ करना शुरू कर दिया है, और साथ में भावुक मुद्राएं करते लड़के लड़कियों के ग्रुप और हथियारों और अलग अलग ब्रांड्स की कारें, कपड़े और वीडियो शूट्स के लिए विदेशी धरती का चुनाव वेस्टर्न ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन करके आज पंजाबी गीतों में रैप का प्रचलन, ये सारी नई जो उसमें बदलाव हमें देखने को मिलता है। और कुछ गीत मैं आपको सुनाना चाहती थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको इन शॉर्ट में ही बता रही हूँ। और इस तरह के अगर आप खुद देखना चाहें तो मैं उनको नाम आपको ले सकती हूँ 2-4 कलाकारों के, जैसे सुनंदा शर्मा है, जैस्मिन सैंडलस है, परमेश वर्मा है, या सिद्धू मूसेवाला, अमृत मान। आज ये गायक बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं और आप इनके गीतों में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं पॉजिटिव अप्रोच भी रखती हूँ और बहुत से ऐसे गायक भी हमारे सामने हैं, जैसे गुरदास मान है, हरभजन मान है, सिकंदर सरताज हैं। इनके गीत जो वो हैं वो बड़े सामाजिक उसको पेश करते हैं, हमारे सामाजिक इश्यूज को सामने लेके आते हैं और वो भी लोगों में उतने ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट है री इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है कि पुराने गायक कलाकारों द्वारा गाए गीतों को फिर से रिमिक्स करके गाने का ट्रेंड आज प्रचार में है। एक गीत के 100-150 के करीब कवर सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जिसमें गायक पुराने गीत की धुन और शब्दों को नए संगीत और नए अंदाज के साथ पेश करता है। जैसे जी ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग प्रेजेंस फेल्ट इन बॉलीवुड एंड इंटरनेशनल मार्केट। उसमें आज की हिंदी मूवीज़ में आप हमारे पंजाबी लोग जो गायक हैं उनके पंजाबी गीतों को सुन सकते हैं, जैसे सिंग इज किंग, जब वी मेट, कॉकटेल, उड़ता पंजाब, क्वीन। इन सब प्लेज लाइक मेरे वीडियोस को लाइक्स भेजें। तो इस तरह की सेल्फ प्रमोशन भी आज मार्केट में चल रही है। ब्रांड एंडोर्समेंट, तो ये हमारे लिए एक आज पंजाब के जो इंडिया की बिगेस्ट नॉन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री का जो पंजाब है वो घर बन चुका है। हमारे आज के पंजाबी सिंगर्स अपने विश्व प्रसिद्धि के कारण ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। और उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। आज पंजाबी गायक कलाकार एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए और गायक इवेंट के मुताबिक पेमेंट भी तय करते हैं। इस तरह का एक स्टार क्लिंच, ये एक बुकिंग प्लेटफॉर्म है। इनके माध्यम से हम इन कलाकारों को बुक कर सकते हैं। और इसमें एक उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगी। आज के दौर का एक फेमस सिंगर है गुरु रंधावा, जिनका बहुत पॉपुलर गाना आज मार्केट में चल रहा है, वो लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब न हंस दिया। तो इस तरह के जो गायक हैं ये आज मार्केट में बहुत प्रचलित हैं। वो एक गीत स्टेज पे अगर परफॉर्म करते हैं तो उसका 150 से लेके 2 लाख रुपए तक का जो चार्जेस लेते हैं, और एक स्टेज शो के लिए 7-8 लाख रुपया चार्जेस लेते हैं। तो इस तरह के बहुत से बदलाव आज हमारी गायकी में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी पॉजिटिव बातें भी हैं कि श्रोता वर्ग हमारा जो है वो बहुत बढ़ चुका है। डिफरेंट टीवी चैनल्स के माध्यम से और विदेशों में हमारे पंजाबी म्यूजिकल ग्रुप्स जो हैं जो आज इस गायकी को प्रमोट कर रहे हैं। और जी
इसके साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके साथ आज जो पंजाबी लोक गायकी है, आज पंजाब की ही नहीं बल्कि विश्व का संगीत बन चुका है। दुनिया के कोने कोने में पंजाबी गीत सुनने को मिलते हैं, इसलिए इस प्रोफेशन से जुड़े कई क्षेत्र युवा वर्ग के व्यवसाय का माध्यम भी बन सकते हैं, जैसे कंपोजर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक थेरेपिस्ट, म्यूजिशियन, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, बुकिंग एजेंट, सेक्रेटरी, ट्रेनर, बाउंसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, टूर मैनेजर, बैकग्राउंड सिंगर्स वगैरह वगैरह। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि समय परिवर्तन के साथ भले ही इसमें बदलाव आने स्वाभाविक हैं, लेकिन लोक संगीत की परंपरा हमारी मार्गदर्शक है, जिसकी गायन विधाओं में हमारी पैतृक संपत्ति सुरक्षित रहती है। इस महान धरोहर को हमें आज संभालने की जरूरत है, ताकि बदलते युग के साथ आने वाले परिवर्तनों से एक अच्छे समाज की सृजना हो सके। थैंक यू। परंपरा और परिवर्तन। पंजाब का संगीत पंजाबियों के स्वभाव की तरह खुला और बुलंद आवाज वाला है। यहाँ विभिन्न प्रकार की विधाओं का गायन होता आया है, जैसे रासों की गायकी, जलसों की गायकी, ढड्ड सारंगी की गायकी, तुम्बे अलगोजे की गायकी इत्यादि। उपरोक्त सभी गायन विधाओं की एक खासियत रही है कि यह सभी अखाड़ों के रूप में बढ़ती आई हैं। अखाड़ों के बारे में मैं आपको इसकी परिभाषा स्पष्ट कर दूं। गांव में किसी खुली जगह व किसी बड़े पेड़ के नीचे गायक कलाकार द्वारा खुली और बुलंद आवाज में गोल दायरे में बैठे श्रोताओं के सामने अपने गायन की प्रस्तुति करना अखाड़ा गायकी कहलाता था। इसके अधीन ज्यादातर किस्सों, लोक गाथाओं, कलियों इत्यादि का गायन होता आया है, मगर समय के बदलाव के साथ साथ लोक गायकी का मूल स्वरूप धीरे धीरे बदलता गया और लोगों के जहन में आम जीवन से संबंधित विषय जैसे प्यार, मोहब्बत, गिले शिकवे इत्यादि भी शामिल होने लगे और लोगों के जहन में श्रृंगार रस से भरपूर व रंगीन किस्म के गीत अपनी जगह बना चुके थे। श्रोताओं के इसी स्वाद और चाहत ने पंजाबी गायकी के क्षेत्र में एक और विधा को जन्म दिया, जिसे युगल गायन के नाम से जाना गया। यह गायन विधा पूर्ण तौर पर सभ्याचारक दृष्टिकोण वाली थी, जिसने सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रहकर सामाजिक कार्यों और जिम्मेदारियों को भी अपने गीतों में व्यक्त किया है। प्रश्नोत्तर व वार्तालाप प्रणाली पर आधारित यह गायकी दोहरे संवादों से भरपूर रही है। दरअसल पंजाब की अखाड़ा गायकी में इसी गायन परंपरा के माध्यम से रोमांटिक गीतों की शुरुआत हुई। तुम्बी, अलगोजे, हारमोनियम इत्यादि जैसे प्रमुख वाद्य इस गायकी का श्रृंगार रहे हैं। युगल गायकी की श्रेणी में सबसे पहली जोड़ी चांदी राम वलीपुरिया और शांति देवी की रही है। उन्होंने 1958 के आसपास पहली बार एक साथ एक मंच पर युगल गीत का प्रदर्शन किया। मंचीय अखाड़ों के रूप में आरंभ हुई इस गायकी में चांदीराम और शांति देवी को 1960 में पहली बार HMV द्वारा तवों के रूप में रिकॉर्ड किया गया। ग्रामोफोन मशीन, स्पीकर, एम्पलीफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आमद से युगल गायकी हर घर में सुनने व बजने लगी। 7वें दशक में पनपी और पंजाबी संस्कृति की तस्वीर को अपने गीतों में बयां करने वाली युगल गायकी एक नए दौर का उद्गम थी। एक से बढ़कर एक कलाकार जोड़ियां भिन्न भिन्न प्रकार की पहचान लेकर श्रोताओं के मन मस्तक पर छाते रहे। तकरीबन 9वें दशक तक का समय इस गायकी का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इसके अधीन प्रसिद्ध रह चुकी जोड़ियों ने न सिर्फ देश अपितु प्रदेशों में भी युगल गायकी से प्रेम करने वाले श्रोताओं को जन्म दिया। इस गायन प्रथा के अंतर्गत अनेक जोड़ियां ऐसी आ जाती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इसी विधा को समर्पित कर दिए। उनकी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा हासिल की गई प्रसिद्धि ने उनका नाम पंजाबी संगीत के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में दर्ज करवा दिया है। युगल गायकी के विशाल क्षेत्र में प्रसिद्ध रही युगल जोड़ियों में से कुछ प्रमुख जोड़ियों का जिक्र मैं यहाँ करने जा रही हूँ, जिनमें से प्रमुख और प्रथम जोड़ी चांदी राम और शांति देवी की है। यह जोड़ी मंची अखाड़ों पर युगल गीतों की शुरुआत करने वाली प्रथम जोड़ी है। उन्होंने पंजाब में चल रही रवायती गायन की धारा को एक नया मोड़ व दिशा प्रदान की। इस जोड़ी को श्रोमणी लोक गायक जोड़ी भी कहा गया है। इनके द्वारा गाए एक गीत की उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। ले जा छलियां हो ले जा छलियां पुना लई दाने वे मित्रा दूर दिया। एक एक लाइन गुनगुनाने का समय है तो कम गाऊंगी इसमें।
इससे अगली जोड़ी जो है वो आसा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर की है। आसा सिंह मस्ताना का नाम पंजाब के प्रसिद्ध गायकों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आता है। मस्ताना की गायकी में मिठास और लयाकत जैसे गुण हमेशा मौजूद रहे हैं। इस प्रसिद्ध जोड़ी द्वारा गाए एक गीत के बोल हैं, सपनी देवांग मारे डंग तेरी गुतनी, वेख तेरी सस दा मैं कला कला पुतनी, ओ कर्मा वालिए चंबे दी डालिए। इसके अगली जोड़ी के दीप और जगमोहन कौर की है। युगल गीतों का राजा कहे जाने वाले के दीप और सदाबहार गायिका जगमोहन कौर की जोड़ी युगल गायकी में कभी न भूलने वाली जोड़ी है। इस जोड़ी ने युगल गीतों में हास्य रंग की शुरुआत की। गायिका जगमोहन कौर सदा अपनी नशीली व नखरीली अदाओं की वजह से जानी गई हैं। इस जोड़ी द्वारा गाए एक मकबूल गीत के बोल हैं, बाबा वे कला मरोड़नी निकिए ला दे जोर, बाबा मोड़ना दाबानी ते हो जू खून खराबा, तू कहना घेर गड्डी दाड़ गया तक्का लाउंदी नूसा, चढ़ गया वे कला मरोड़। आखिरी जोड़ी के बारे में बताऊंगी, अमर सिंह चमकीला और अमरजोत, इनको सब जानते हैं। युगल गायकी के क्षेत्र का बेताज बादशाह कहे जाने वाला चमकीला छोटी उम्र में बुलंदियों को छू लेने वाला गायक था। जहां उसके रचे गीतों में बराबर तोल तुकांत मौजूद है, वहीं उनकी धुनें भी बाकमाल हैं। चमकीले की सह गायिका अमरजोत निस्संदेह कमाल की गायिका थी। उनकी आवाज जोशीली, बुलंद व कशिश से भरपूर थी। उसकी मंच पर प्रस्तुति की अदाएं बहुत निराली थी। खास तौर पर दोनों बाजुओं को गोलाई में फैलाकर जोर से ताली लगाना उसकी अदायगी का एक भिन्न व आकर्षित ढंग था। इनके द्वारा गाए एक गीत के बोल हैं, वड्डे करा दिया उच्चियां हवेलियां भुगदू। और वैश्वीकरण के आगमन के बाद चांगो, ढोल, कीबोर्ड, ऑक्टोपैड, सिंथेसाइजर इत्यादि जैसे कई वाद्य प्रयोग होने लगे। इसी के साथ साथ अखाड़े भी धीरे धीरे बदलाव ग्रहण करते गए। पहले गोल दायरे में घूमकर गाना, फिर दो बैलगाड़ियों को आपस में जोड़कर बनाई गई मंच पर गाना और फिर पक्के मंचों पर गायकी का स्थापित हो जाना इत्यादि। नए नए उपकरणों की आमद ने गायकी के हर पहलू को गहरा प्रभावित किया है। नकारात्मक प्रभावों के अलावा वैश्वीकरण के कई सकारात्मक प्रभाव भी कर पड़े हैं, जैसे माइक की आमद से गायकी का सरल हो जाना और एम्पलीफायर मशीनों द्वारा आवाज को मीलों तक पहुंचाना, एक ही वाद्य के साथ कई वाद्यों की धुनें उत्पन्न कर लेना, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव जैसे उपकरणों में असीमित सामग्री का रिकॉर्ड कर लेना, एडिटिंग की सुविधा से रिकॉर्डिंग प्रणाली का आसान हो जाना इत्यादि। आज के समय में युगल गायकी ज्यादातर रिकॉर्डिंग तक ही सीमित होकर रह गई है। बेशक गांव में कुछ गायक जोड़ियां अब भी इसके प्रचार हित में हैं, जिसकी उदाहरण मोहम्मद सदीक, करतार रमला, सुरिंदर छिंदा इत्यादि जैसे पुराने गायक और कुछ नए गायक भी हैं जो आज भी इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। पर आजकल के श्रोताओं का नजरिया काफी हद तक बदल चुका है और ये बदलकर शहरी सोच वाला बन चुका है, जिसके अनुसार टीवी चैनलों पर प्रसारित हो रहे गीत ही युगल गायकी बन के रह गए हैं, जिसके चलते हर रोज एक नई जोड़ी देखने व सुनने को मिलती है। फिल्मांकन की महत्ता वाले इस दौर में चाहे इसे जमाने के बराबर चलने की मजबूरी समझा जाए या फिर जल्द मशहूर होने की चाहत, दोनों ही परिस्थितियों का असर हमारी रवायती गायकी पर पड़ रहा है। व्यापार के इस दौर में आज की पंजाबी गायकी बहुत तेजी से गिरावट की ओर बढ़ रही है। इसलिए आज के गायकों, गीतकारों और श्रोताओं का फर्ज बनता है कि वह प्रसिद्ध रह चुकी युगल जोड़ियों के योगदान व पहचान को अपनी गायकी में जीवित रखें और उनके पदचिन्हों पर चलें। धन्यवाद। हम पंजाब, राजस्थान, कुमाऊं, झारखंड, बंगाल एक व्यापक संगीत की इस पैनल में हमारे सामने रखी गई, लेकिन एक कॉमनैलिटी समझने की चीज है और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। देयर इज एन आर्टिकल बाय ग्रेगरी डी बूथ एंड टेरी बी कून, KUHM, Economic and Transition Factors Responsible for Determining Folk Art and Pop Music। दरअसल फोक दो तीन चीजों से जुड़ा हुआ है।
फोक काम से जुड़ा है, वर्क से जुड़ा है, रिचुअल से जुड़ा है और बैलेड्स है फोक में, लोक गाथा है। जब फोक मास मीडिया के साथ आ जाएगा तो वो फोक रहेगा ही नहीं, वो पॉप हो जाएगा। जब फोक स्टेट की पेट्रोनेज ले लेगा, जब साहित्य जब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल जाएगा, तो इट विल बिकम एन आर्ट म्यूजिक, इट विल बिकम समथिंग टू बी प्रिजर्व। तो ये ट्रांजिशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा चलते रहेंगे और यही चीज इन पेपर्स में सामने आई। एक्सेप्शनली मैं 2 पेपर्स को रियली मुझे बहुत पसंद आए। एक ये जिनका पेपर था सुराजी टोली पर, आप इसे अगर पब्लिश कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, कहीं और अगर आपका ये विस्तृत शोध है तो। और दूसरा पेपर जो सोनभद्र की ये जो धांगर जाति पर था, इट्स अ ब्यूटीफुल इंक्वायरी इनटू एथनोम्यूजिकोलॉजी। यू गो अहेड विद इट प्लीज। थैंक यू। मैं शैलेश श्रीवास्तव फ्रॉम केरल यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, बताना चाहूँगा कि कर्मा जो है वो लोकगीत प्रारंभ हुआ है छत्तीसगढ़ से, बस्तर से। कर्मा, ददरिया, सुआ, नाचा, ये जो हैं पूरे पूरे वहाँ के हैं, वहाँ से प्रारंभ हुआ है। बाद में ये डाइवर्ट हुआ है टुवर्ड्स साउथ उड़ीसा, देन वहाँ से ऊपर पहुँचा हुआ। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। अच्छी रिसर्च अपने अपने लेवल पे की है और सबको इंटरेक्शन करने का एक मौका भी मिला है। और वापस वहीं आती हूँ कि परिवर्तन की बात जो हम कर रहे थे कि परिवर्तन कैसे घरानों से और विश्वविद्यालय में, और ये विश्वविद्यालयीन व्यवस्था का ही परिणाम है जो हम सब लोग यहाँ पर हैं और हम चिंतन कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं। और ये उसके बाद आप लोगों को अपने प्रमोशन की आकांक्षा है कि कितने हमें पेपर्स पूरे करने हैं, कितना ओरिएंटेशन करना है, कितना रिफ्रेशर करना है। परफॉर्मेंस अपनी जगह स्टैंड करती है, उसको बिल्कुल धक्का नहीं लगना चाहिए। परफॉर्मेंस तो बहुत मतलब मस्ट है, परफॉर्मेंस नहीं है तो म्यूजिक ही नहीं है। लेकिन म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को आप लोगों को समझना होगा। क्या होता है जब हम लोग बाहर बैठते हैं, मैं भी परफॉर्मर हूँ और मैंने भी बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, आई एम ए रिसर्चर ऑल्सो, बहुत किताबें भी लिखी हैं। लेकिन उसके दोनों एस्पेक्ट्स को आज वो जब समय आ गया है जब आपको दोनों एस्पेक्ट्स को मान्यता देनी ही पड़ेगी, वरना ये सेमिनार्स का कोई मतलब नहीं है। घरानों के थ्रू इस तरह की चर्चाएं भातखंडे जी ने शुरू करी थी, सम्मेलन होते थे और चर्चाएं होती थी बड़े बड़े विषयों पे, लेकिन उस सब के साथ ये सब चीजें प्रमोशंस वगैरह नहीं जुड़ी थी, है ना। आज हम आप एक तरह से ये करिए कि एक तरह का बंधन है आपके ऊपर कि आप लोग क्यों सेमिनार में हैं। इसीलिए सेमिनार में है क्योंकि ये एक कंपल्शन हो गई है आप लोगों के लिए। इसी तरह से विश्वविद्यालयों में सिद्धांत पढ़ना भी जरूरी है। तो अगर आप शोध, एक तरफ आप चाहते हो हम पीएचडी करें, हम शोध करें, हमें डिग्री मिल जाए, शोध किस चीज का करोगे आप? क्रियात्मक टॉपिक्स भी होते हैं शोध के लिए, सिर्फ ये नहीं है कि आप, लेकिन हिस्टोरिकल भी हैं, सामाजिक भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी उससे जुड़ के भी है, म्यूजिक थेरेपी से जुड़े हुए भी, कितने टॉपिक्स की खोज में आप लोग रहते हैं कि हमें शोध करना है। लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि शोध करना है सच में या सिर्फ एक 300 पेजेस इकट्ठे कर देने कहीं से लेके। वहां दुविधा है। ये दुविधा नहीं है कि सिद्धांत क्यों, या सिर्फ घरानों से ही जो ट्रेनिंग मिलती थी, वो आज के समय में घराने भी फल फूल नहीं पा रहे हैं। जैसे मुकेश जी ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है, आप वहाँ बंधे रह नहीं सकते, लेकिन उन गायकियों को हम भूल भी नहीं सकते, इस उन परंपराओं को पकड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना था कि ये जो सेमिनार है हम अटेंड कर रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं, किस लिए? वो विश्वविद्यालयीन व्यवस्था का प्लस पॉइंट है। उसी व्यवस्था के नाते आप लोग टीचर्स लगे, आप लोग लेक्चरर्स लगे हुए हैं, आप लोगों की प्रमोशंस हो रही हैं, कोई लेक्चरर है कोई, लेकिन हम उसको कितना जस्टिफाई करते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आपके अपने ऊपर है कि आप सिर्फ वहाँ सैलरी लेना चाहते हैं, टाइम पूरा करना चाहते हैं, या वाकई बच्चों को कुछ उनके साथ मेहनत करना चाहते हैं, उनको उठा के ऊपर लाना चाहते हैं जो वो कल एक अच्छे टीचर बन सके। परफॉर्मेंस अपनी जगह है, उसको मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि परफॉर्म नहीं करना चाहिए, परफॉर्म तो किए बिना तो म्यूजिक ही नहीं है।
इसलिए 60-40 रखते हैं या 70-30 भी कर लो कल को, कोई बात नहीं, करना ही चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो इज मस्ट, उसमें तो आपको परिपक्वता होनी ही चाहिए। लेकिन जो वहाँ के सिलेबसेस हैं और जो अब ये है कि अगर टीचर नहीं पढ़ाता, बच्चा नहीं पढ़ता, ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये सेमिनार जस्टिफाई तभी होता है जब आप एज ए टीचर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैडम अब आपको भूख लगी मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे अपना पॉइंट जरूर सामने रखना था, वो मैं रख नहीं पाई। Really enjoyed all your papers. It was a wonderful session. And please clap for बहुत yourself. अच्छा था, सब लोग ने बहुत अच्छा था। Please have your food there outside. Lunch is waiting for us. Please, हैं? और